हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर नॉलेज सीकर्स पर आप सभी का स्वागत है। आई होप यू ऑल आर सेफ एट योर होम। As we all know that the challenges of COVID-19 in our country is increasing day by day, so you can reduce your chances of being infected or spreading COVID-19 by taking some simple precautions. So please protect yourself and others from the spread COVID-19. फ्रेंड्स, अगर आपने अब तक मेरे चैनल नॉलेज सीकर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको वीडियो ये पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। वेल फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए जो टॉपिक लेकर आई हूँ उसका होना अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की भयानक घटना थी और जिसने विश्व राजनीतिक व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन ला दिया था, और जिसे हम प्रथम विश्व युद्ध के नाम से जानते हैं। प्रथम विश्व युद्ध यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 28 जुलाई 1914 से प्रारंभ होकर 11 नवंबर 1918 तक चला। ये युद्ध लगभग 4 वर्ष 3 माह तक चला और मनुष्य के ज्ञात इतिहास में 1914 के पूर्व इतना बड़ा और व्यापक युद्ध नहीं हुआ था जिसमें लाखों लोगों की जान चली गई हो और अरबों की संपत्ति नष्ट हो गई हो, जिसने विश्व अर्थव्यवस्था की चूलें हिलाकर रख दी हो। The war that broke out in 1914 was in many ways entirely novel in the annals of human history. This was the first conflict that saw highly organized states of the 20th century pitted against each other. वैसे तो अगर हम मोटे तौर पे देखें तो 28 जून 1914 में ऑस्ट्रिया के राजकुमार की सर्बिया की यात्रा करते हुए हत्या कर दी गई, और इस एक घटना ने पहले यूरोप को और बाद में पूरे विश्व को युद्ध की उस भयंकर अग्नि में धकेल दिया जो विश्व इतिहास में प्रथम विश्व युद्ध के नाम से जाना जाता है। अगर हम यहाँ सोचें तो हम ये समझ पाते हैं कि सर्बिया में ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या की घटना एक बहुत छोटी सी घटना थी, और ये छोटी सी घटना विश्व युद्ध में कैसे बदल गई। तो हम ये कह सकते हैं कि ये महत्वपूर्ण समस्या उन लोगों के लिए हो सकती है जिन्होंने इस घटना के पहले के यूरोपीय राजनीतिक मंच के घटनाक्रम की जानकारी न पाई हो। कारण कि प्रथम विश्व युद्ध का मूल ये हत्याकांड न होकर 1815 में वियना कांग्रेस के पश्चात की यूरोपीय राजनीतिक घटनाएं थी। तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के जो कारण थे वो बहुत पहले से बनने लगे थे। So the causes of the First World War can be divided into two categories: the long-term causes and the immediate cause. जब हम लॉन्ग टर्म कॉजेज़ पे जाते हैं तो जैसा अभी मैंने पहले बताया कि 1815 की वियना कांग्रेस के बाद से ही जो घटनाएं घटित हुई यूरोपीय राजनीतिक मंच पर, उनमें ही कहीं ना कहीं प्रथम विश्व युद्ध के बीज बो दिए गए थे। तो यहाँ आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा वियना कांग्रेस के बारे में बताना चाहूँगी कि वियना कांग्रेस जो थी, नेपोलियन के वाटरलू के युद्ध में पराजित होने के बाद जो यूरोपीय व्यवस्था थी वो पूर्णतः अस्त व्यस्त हो गई थी। उस व्यवस्था को पुनः उसके सही रूप में लाने के लिए और परस्पर विभिन्न विरोधी सिद्धांतों से समझौता करने के उद्देश्य से ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसे वियना कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। वियना की कांग्रेस यूरोपीय देशों के राजदूतों का एक सम्मेलन था जो सितंबर 1814 से जून 1815 को वियना में आयोजित किया गया था, और इस कांग्रेस का उद्देश्य था यूरोप के उस मानचित्र को पुनर्व्यवस्थित करना जिसे नेपोलियन ने अपने युद्ध और विजयों से उलट-पुलट दिया था। कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य फ्रांसीसी क्रांतिकारी युद्ध, नेपोलियन युद्ध और पवित्र रोमन साम्राज्य के विघटन से उत्पन्न होने वाले कई मुद्दों और समस्याओं को हल करना था।
तो सन 1815 की वियना कांग्रेस में राष्ट्रीयता की भावना को दबाने के प्रयत्न के बावजूद भी यूरोपीय देशों में राष्ट्रीयता का तीव्र गति से विकास हुआ और इसी भावना से प्रेरित होकर इटली और जर्मनी का एकीकरण हुआ। लेकिन इसके साथ ही यूरोपीय राजनीति के मंच ने करवट ली और यूरोप में राजनीति और कूटनीति के दृष्टि से एक नए युग का संचार हुआ। ये नया युग राष्ट्रीयता और तीव्र सैनिकवाद की भावना को सामने लेकर आया। यूरोपीय राष्ट्र जहां 1870-71 के पश्चात एक दूसरे को सशंकित दृष्टि से देखने लगे, वहीं अपने अपने हितों की रक्षा के लिए सैनिक शक्ति में अभिवृद्धि करने लगे और अपनी अपनी सुरक्षा के लिए दूसरे राष्ट्रों के साथ संधि और समझौते भी करने लगे। इसका परिणाम ये हुआ कि पूरे यूरोपीय राजनीति व्यवस्था में एक तनाव का वातावरण उत्पन्न हो गया और हर देश दूसरे देश को संशय की दृष्टि से देखने लगा। 1871 से 1913 के बीच में तनाव इतना बढ़ गया कि एक सामान्य से दुर्भाग्यपूर्ण यूरोपीय राष्ट्रों के लिए घटना विपदा का कारण बन गई। इस तनावपूर्ण स्थिति में 28 जून 1914 में ऑस्ट्रिया के राजकुमार की सर्बिया की यात्रा करते हुए हत्या कर दी गई और इस घटना ने पहले यूरोप और फिर पूरे विश्व को प्रथम विश्व युद्ध के अग्नि में झोंक दिया। अतः फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो कॉजेज था, उसमें जो लॉन्ग टर्म कॉजेज के बारे में हम पढ़ेंगे, उसमें पहला कॉज था उग्र राष्ट्रवाद या नेशनलिज्म। तो फ्रांस की राज्य क्रांति ने यूरोपीय देशों में राष्ट्रीयता की जो भावना जगाई थी, वो आगे चलकर बहुत उग्र हो गई, जो जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड आदि देशों पर ही नहीं बल्कि यूनान, सर्बिया जैसे छोटे छोटे देशों पर भी चढ़ गया। बड़े राष्ट्रों का छोटे राष्ट्रों पर हावी होना और छोटे राष्ट्रों का बड़े राज्य होने का जो सपना देखना था, वो इसी का परिणाम था। चारों ओर उग्र राष्ट्रीयता की भावना पनपने लगी और इसी ने आवेशों को प्रचंड बना दिया और वातावरण को इतना विषाक्त कर दिया कि यूरोपीय देश ऐसी गुटबंदी में फंस गए जो उन्हें महायुद्ध की ओर ढकेलने लगी। इसका दूसरा जो कॉज था वो ये कि यूरोपीय देशों की साम्राज्यवादी भावना का विकास, जो कि ये वो दौर था जब औद्योगिक क्रांति अपने चरम पे थी और इसके कारण यूरोपीय देशों के सामने व्यावसायिक माल की खपत और कल कारखाने के लिए कच्चे माल की उपलब्धता की समस्या उत्पन्न हुई, जिसका हल उन्हें साम्राज्य विस्तार में दिखाई देने लगा और यूरोप के सभी राज्यों में अपने अपने उपनिवेश स्थापित करने की प्रबल इच्छा थी, जिसके कारण प्रतिद्वंद्विता पैदा हो गई। जर्मनी और इंग्लैंड इस क्षेत्र में एक दूसरे के प्रबल विरोधी बन गए और वो युद्ध का एक प्रमुख कारण भी बना। इसका अगला कारण जो रहा वो था सैनिकवाद। उग्र राष्ट्रीयता और साम्राज्यवाद की मनोवृत्ति ने यूरोपीय राष्ट्रों का ध्यान सैनिकवाद की ओर आकर्षित किया। बिना शक्ति बढ़ाए कोई भी देश साम्राज्य विस्तार नहीं कर सकता था, ये बात प्रत्येक राष्ट्र भली भांति जानते थे। तो उनका जो मेन फोकस हुआ वो उग्र राष्ट्रवाद के बाद साम्राज्यवाद और वहां से बढ़कर सैनिकवाद तक पहुंच गया। तो सभी देशों में सैनिक शिक्षा अनिवार्य कर दी गई और यूरोपीय जनता युद्ध के लिए शिक्षित की जाने लगी, जिससे जरूरत पड़ने पर उसे तुरंत युद्ध में उतारा जा सके। इसलिए चारों ओर भय, घृणा, संदेह और युद्ध का वातावरण बनने लगा। तो जब इस प्रकार का वातावरण यूरोप में तैयार हो रहा था, तो जाहिर तौर पर उसका परिणाम किसी न किसी युद्ध के रूप में ही निकलना था और वो प्रथम विश्व युद्ध के रूप में सामने आया। इस युद्ध का अगला कारण समाचार पत्रों द्वारा झूठा प्रचार करना भी था। प्रायः सभी देशों में समाचार पत्रों द्वारा ऐसे झूठे प्रचार किए जाते थे जिनसे दूसरे देशों की राष्ट्रीय भावना को ठेस पहुंचती थी। ये युद्ध का एक प्रमुख कारण था। अखबारों द्वारा लोकमत को विषाक्त बनाना था और ये लगभग सभी बड़े देशों में हुआ। राष्ट्रीय भावनाओं को उभारना,
दूसरे देशों की स्थिति के बारे में गलत प्रचार करना और शांति कायम करने वाली बातों को दबाना, ये सब अखबारों का काम था। इसमें संदेह नहीं कि अखबारों ने राष्ट्रों के पारस्परिक विवादों को बढ़ाने में और युद्ध की भूमिका तैयार करने में बहुत बड़ा योगदान दिया, और यूरोप के समाचार पत्रों के द्वारा राज्यों में जो नोक-झोंक चली हुई थी, उसने आगे चलकर प्रथम महायुद्ध का रूप ले लिया। इसके साथ ही साथ तत्कालीन विश्व में औद्योगिक क्षेत्र में जो प्रतिस्पर्धा चल रही थी, वो भी कहीं न कहीं प्रथम विश्व युद्ध की भावना में वृद्धि कर रहा था, क्योंकि इंग्लैंड ने 19वीं सदी के पूर्वार्ध में औद्योगिक क्रांति के उपरांत व्यवसाय के क्षेत्र में बहुत उन्नति कर ली थी, और 20वीं सदी के आरंभ में जर्मनी और इटली ने भी इस क्षेत्र में पूरी प्रगति कर ली थी। फ्रांस और रूस भी इसी क्षेत्र में आगे बढ़ रहे थे, इसलिए अफ्रीका के विभाजन में उनके स्वार्थ ब्रिटेन से टकरा रहे थे, और जापान भी औद्योगिक क्षेत्र में तीव्रता से आगे बढ़ रहा था, जिससे प्रथम महायुद्ध की संभावना में वृद्धि हो गई। वियना कांग्रेस के बाद जर्मनी फ्रांस को बुरी तरह कुचल रहा था। 1871 में जर्मनी ने फ्रांस से अल्सेस और लॉरेन के प्रांत छीन लिए थे। फ्रांस जर्मनी से अपने अपमान का बदला लेना चाहता था और अपने दोनों प्रांत पुनः वापस प्राप्त करना चाहता था। फ्रांस में जो राष्ट्रीय भावना जागृत करने के नए नए उपाय किए जा रहे थे, और उससे जर्मनी और फ्रांस के मध्य वैमनस्य बढ़ता जा रहा था। इसके साथ ही साथ जब जर्मन राष्ट्र की शक्ति उसके प्रधानमंत्री बिस्मार्क के हाथ में आई, तो वो असाधारण तौर पर बढ़ गई। प्रथम विश्व युद्ध का कारण प्रशा द्वारा 1870-71 में जो फ्रांस को पराजित करने में ही निहित था। इसके अलावा जर्मन राष्ट्र की शक्ति को बढ़ाने के लिए बिस्मार्क ने अन्य देशों के साथ गुप्त संधियां करके भी की। 1882 में ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली और जर्मनी में एक ऐसी संधि हुई जिसमें इन तीनों में से किसी भी देश पर आक्रमण की स्थिति में तीनों देश एक साथ मिलकर युद्ध करेंगे, ऐसा इस संधि में प्रावधान किया गया, और विश्व इतिहास में इसे त्रिगुट संधि कहा जाता है। और इस प्रकार की संधियां ही किसी भीषण युद्ध का पूर्वाभास करा रही थी। जब ये संधि हुई तो दूसरी तरफ फ्रांस की जर्मनी से शत्रुता और रूस की आर्थिक परिस्थितियां उन्हें एक दूसरे के करीब ले आईं। तो इंग्लैंड, जिसे जर्मनी की औद्योगिक और सैनिक शक्तियों की उत्तरोत्तर वृद्धि से संशय की स्थिति में था, तो उसने भी जो है फ्रांस और रूस के साथ एक संधि की और एक मित्र संघ बना लिया। इस तरह जर्मनी की त्रिगुट संधि का जवाब रूस, फ्रांस और इंग्लैंड ने त्रिमुखी मैत्री के रूप में दिया। इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय अराजकता भी एक कारण थी जिसने प्रथम विश्व युद्ध के माहौल को तैयार किया, क्योंकि सभी देशों में अंतर्राष्ट्रीय अराजकता फैली हुई थी, जिसे रोकने के लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय सत्ता या संस्था जैसी चीज नहीं थी। हर देश एक प्रकार से स्वयं को स्वतंत्र समझते हुए अंतर्राष्ट्रीय नियमों की अवहेलना कर रहा था और मनमानी कर रहा था। The absence of any international organization or forum to sort out differences amongst nations led them to safeguard their own interests through armaments, secret diplomacy, intents and alliances. दूसरी तरफ जो बाल्कन प्रायद्वीप में शत्रुता थी, वो भी कहीं न कहीं प्रथम विश्व युद्ध का एक कारण बना। बाल्कन प्रायद्वीप यूरोपीय राष्ट्रों के लिए एक फूट के बीज के समान था। बड़े राष्ट्र तो एक दूसरे के विरुद्ध थे ही, बाल्कन प्रायद्वीप के छोटे छोटे राष्ट्र भी आपस में सहमत नहीं थे। 1912-13 के बाल्कन संकट ने इस बात को प्रकट कर दिया, और प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध पूर्वीय यूरोप में ही शुरू हुए। ऑस्ट्रिया सर्वराष्ट्रीयता की भावना को पूर्णतः कुचलना चाहता था, और यही कारण प्रथम विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी भी बना। तत्कालीन जो दौर था 1905 से लेकर 1914 तक का, वो भी अंतर्राष्ट्रीय संकट की एक श्रृंखला सा था,
जिसमें कोई सा भी संकट उससे पहले ही प्रथम विश्व युद्ध के छिड़ जाने का कारण बन सकता था, जबकि ये युद्ध वास्तव में थोड़ा विलंब से शुरू हुआ। इसमें से दो गंभीर संकट 1905 और 1911 में मोरक्को के प्रश्न पर उपस्थित हुए। इसी तरह ऑस्ट्रिया द्वारा बोस्निया और हर्जेगोविना पर अधिकार, बल्गारिया संकट आदि भी कम विस्फोटक नहीं थे, और 1912 और 1913 में प्रथम और द्वितीय बाल्कन युद्धों ने तो 1914 के प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि ही तैयार कर दी थी। तो ये सारे कॉजेज़ जो अभी तक मैंने आपको बताए, ये सारे लॉन्ग टर्म कॉजेज़ थे। अब हम आते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के इमीडिएट कॉज पे, और इस कॉज को हम सेराजेवो हत्याकांड के नाम से जानते हैं। तो यूरोपीय देशों की जो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति थी वो दिन प्रतिदिन विकट रूप धारण करती जा रही थी, और अंत में वो बारूद के एक ऐसे ढेर के समान हो गई थी जिसे किसी एक चिंगारी की आवश्यकता थी, और उस चिंगारी के बाद ये बारूद एक भयंकर दावाग्नि के रूप में परिणत हो जाता। तो 28 जून 1914 के दिन ऑस्ट्रिया के युवराज फर्डिनेंड और उनकी पत्नी सोफिया की बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में घूमते समय किसी ने हत्या कर दी। बोस्निया थोड़े दिनों पहले ही सर्बिया की सहायता से स्वतंत्र हुआ था, और ऑस्ट्रिया के युवराज की हत्या का समाचार पाते ही ये संदेह हुआ कि सर्बिया के इशारे पर ही बोस्निया में ये वध किया गया है। इसलिए ऑस्ट्रिया ने तुरंत ही सर्बिया को युद्ध की चेतावनी दे दी। इस घटना ने बारूद में चिंगारी डालने का काम किया, और 6 सप्ताह के बाद यूरोप में युद्ध का आरंभ हो गया। धीरे धीरे युद्ध क्षेत्र व्यापक होता गया, और कुछ समय बाद ही इसने विश्वव्यापी महायुद्ध का रूप धारण कर लिया। ऑस्ट्रिया ने सर्बिया की सरकार को इसके लिए दोषी ठहराया, और उसके प्रतिशोध में इतनी सख्त शर्तें लिखकर भेजी कि उनको कोई भी स्वतंत्र देश स्वीकार नहीं कर सकता था। सर्बिया ने लगभग सभी शर्तों को स्वीकार कर लिया, सिवा एक ऐसी शर्त के जिससे सर्बिया की प्रभुसत्ता पर ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप होना स्वाभाविक था। लेकिन ऑस्ट्रिया जर्मनी के बलबूते पर अपने आप को किसी भी कीमत पर पीछे करने के लिए तैयार नहीं था, और सर्बिया को नीचा दिखाने के लिए प्रयत्नशील था। इधर रूस ने सर्बिया को सहायता देने का वचन दिया। रूस को फ्रांस का समर्थन प्राप्त हुआ, और 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और सर्बिया पर आक्रमण कर दिया। इस घटना से ही प्रथम विश्व युद्ध का श्रीगणेश हुआ। यह युद्ध मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के बीच में लड़ा गया। इस युद्ध की गुटबंदी उसी प्रकार रही जिस प्रकार पहले के वर्षों में संधियां की गई थीं। सर्बिया और ऑस्ट्रिया का युद्ध छिड़ते ही रूस और फ्रांस सर्बिया की ओर और जर्मनी ऑस्ट्रिया की ओर जा मिला। जर्मनी ने फ्रांस पर आक्रमण करने के लिए बेल्जियम से रास्ता मांगा, और बेल्जियम के इनकार करने पर जर्मनी ने उस पर आक्रमण कर दिया। चूंकि बेल्जियम इंग्लैंड का पड़ोसी देश था, तो इसलिए पड़ोसी देश होने के कारण इससे इंग्लैंड की सुरक्षा को भी खतरा उत्पन्न हो गया था। इसलिए इंग्लैंड भी इस युद्ध में कूद पड़ा, और उसने भी 1914 में जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। जैसा पिछली संधियों के अनुसार इटली को जर्मनी और ऑस्ट्रिया का साथ देना चाहिए था, लेकिन इस समय उसने ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और सर्बिया के साथ रहना ही लाभदायक समझा। जापान ने भी जर्मनी के विरुद्ध युद्ध घोषित कर दिया। चीन भी उन्हीं के साथ रहा। टर्की ने रूस से भयभीत होकर जर्मनी ऑस्ट्रिया गठबंधन से हाथ मिला लिया। इस प्रकार युद्ध से पूर्व ही दो गुट बन गए, जिन्हें मित्र संघ और केंद्रीय शक्ति या धुरी शक्तियों के नाम से पुकारा गया। मित्र संघ में इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, इटली, सर्बिया, बेल्जियम, जापान, चीन और रोमानिया थे। वहीं केंद्रीय शक्तियों में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, टर्की और बल्गारिया थे। बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका भी इस युद्ध में कूद पड़ा और मित्र राष्ट्रों का साथी बन गया।
यह युद्ध पूरे यूरोप, एशिया और अफ्रीका तीनों महाद्वीपों और जल, थल तथा आकाश में लड़ा गया। प्रारंभ में जर्मनी की जीत हुई। 1917 में जर्मनी ने अनेक व्यापारी जहाज़ों को डुबोया। एक बार जर्मनी ने इंग्लैंड की लुसिटेनिया जहाज को अपनी पनडुब्बी से डुबा दिया, जिसमें कुछ अमेरिकी नाविक भी सवार थे। इससे अमेरिका ब्रिटेन की ओर से युद्ध में कूद पड़ा, लेकिन उसी समय रूस की बोल्शेविक क्रांति के कारण रूस इस महायुद्ध से अलग हो गया। 1918 में ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने जर्मनी आदि राष्ट्रों को पराजित किया और जर्मनी और ऑस्ट्रिया की प्रार्थना पर 11 नवंबर 1918 को युद्ध की समाप्ति हुई। यानी वर्षों के विनाशकारी संघर्ष के बाद 11 नवंबर 1918 को 11 बजे दिन में अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन के प्रस्तावों के आधार पर जर्मनी तथा मित्र राष्ट्रों के बीच युद्ध विराम संधि पर हस्ताक्षर हुए और प्रथम विश्व युद्ध का अंत हुआ। 4 वर्ष और 15 सप्ताह के भीषण संघर्ष और विनाश के बाद जब युद्ध पीड़ित विश्व ने यह शुभ समाचार सुना तो सारे संसार में अपार प्रसन्नता और आनंद की लहर दौड़ पड़ी। यह विश्व युद्ध तो किसी प्रकार समाप्त हुआ, पर वो अनेक प्रकार की ऐसी जटिल और भीषण राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक समस्याएं छोड़ता गया जैसी संसार के समक्ष पहले कभी उपस्थित नहीं हुई थी। युद्ध की समाप्ति के बाद विश्व के सामने सबसे बड़ा और जटिल प्रश्न अस्थायी शांति की व्यवस्था करना था। शांति स्थापना का कार्य वैसे भी कठिन कार्य है और तत्कालीन वातावरण घृणा से पूर्ण था, तो ये कार्य और भी दुष्कर प्रतीत हो रहा था। तो फ्रेंड्स, मैं अपना आज का वीडियो यहीं ख़त्म करूँगी और अपने अगले वीडियो में मैं आपको इसके इम्पैक्ट के बारे में बताऊँगी कि विश्व राजनीति पर प्रथम विश्व युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा। क्योंकि अगर मैं इस इम्पैक्ट को भी इस वीडियो में ऐड करूँगी, इंक्लूड करूँगी, तो यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इस टॉपिक पर हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स, इसके पहले जो मेरे 2 लेक्चर्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स क्लासिफिकेशन और पॉलिटिकल साइंस, स्कोप, डेफिनेशन एंड नेचर, अगर आपने अब तक मेरे वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। फ्रेंड्स, प्लीज़ आप जाएं, उसे देखें और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। सो तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ।